हमने एनिमल्स की थियरीज के बारे में कंप्लीट कर दिया है। अब हम एग्जांपल्स को ले रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट आपका जो एनिमल का एग्जांपल है उसमें 3 टाइप के एग्जांपल आते हैं। नंबर 1 बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू, मतलब आपको डेल्टा वैल्यू दी जाएगी जिसको हमने बोला है केमिकल शिफ्ट वैल्यू। सेकंड जो आता है वो है बेस्ड ऑन टाउ वैल्यू एंड थर्ड जो आता है दैट इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर वैल्यू। सो अभी यहाँ पे मैं आपको बेस्ड ऑन डेल्टा वैल्यू के रिगार्डिंग एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C3H7Br, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दी गई है। अब कुछ इस तरह का डेटा रहेगा कि जिसके अंदर सिग्नल्स लिखे होंगे। डबलेट, उसकी डेल्टा वैल्यू 3.25, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन्स है, और जो दूसरा सिग्नल है सेप्टेट, डेल्टा वैल्यू इज 4.32 एंड प्रोटॉन इज 1। तो हमने जो n+1 रूल अप्लाई किया है, जो हमने पढ़ लिया था स्प्लिटिंग वाला रूल, तो जिसके ऊपर से हम सिग्नल काउंट करते रहे, n+1 रूल से सिग्नल काउंट करते थे। जैसे कि अगर मेरा मैं आपको समझाऊं CH3 है और उसके बाद में CH है, तो ये जो 3 प्रोटॉन है वो इस हाइड्रोजन नेक्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन उसको स्प्लिट करेंगे। सो n+1 रूल के अकॉर्डिंगली आपको 1 प्रोटॉन 1 सिग्नल तो 2 मिलेंगे, दैट इज डबलेट। तो ये चीज आपने ऑलरेडी थ्योरी के अंदर पढ़ ली है। वो कब की बात है? जब हम सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तब। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिग्नल के ऊपर से हम ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। ये चीज याद रखना है कि सिग्नल आपको दिए हुए है, प्रोटॉन दिया हुआ है, तो कौन से कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास 6 प्रोटॉन्स है, अब वो उसके एडजेसेंट कार्बन, बाजू वाले कार्बन को, उसके प्रोटॉन को स्प्लिट करने के बाद आपको सिग्नल मिल रहा है डबलेट। समझ गए चीज? तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज n-1। मतलब कि कौन जो कार्बन है, ये जो है पहले हम लिख देंगे 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इधर के CH3 ट्वाइस, तो हो गए 6 प्रोटॉन्स। या तो फिर हम लिखेंगे, और दूसरा भी पॉसिबिलिटी ये रहती है CH2 थ्राइस, 3 रहते हैं, CH2 थ्राइस और CH3 ट्वाइस, 2 आपके पास पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन हो रहा है और यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन्स हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास है CH3 ट्वाइस 2 प्रोटॉन्स, और उसके बाद में कौन सा कार्बन, एक कार्बन होगा जिसके पास इतने प्रोटॉन होंगे तो मुझे डबलेट सिग्नल मिलेगा। डबलेट मुझे कब मिलेगा, जब मेरा एक प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे हम n इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल। अगर यहाँ पे डबलेट सिग्नल है 2, तो 2 - 1 करो तो यहाँ पे 1, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा। 6 प्रोटॉन्स, फ्रॉम दिस 6 प्रोटॉन यू आर गेटिंग डबलेट सिग्नल। इसका मतलब कि CH3 ट्वाइस हो सकता है या तो CH2 थ्राइस हो सकता है, और यहाँ पे आएंगे CH और ये हुआ CH। अब आपको एक और चीज समझनी जरूरी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन, कार्बन कितने टोटल, 3। तो अगर मैं CH2 थ्राइस लिखता हूँ तो 3 कार्बन इधर हो गए। अब एक कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 4। तो इसलिए ये अपनी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये अपना सही है कि CH3 ट्वाइस CH। और नेक्स्ट सिग्नल में क्या है, एक प्रोटॉन, कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं, सेप्टेट, सेप्टेट मतलब 7, तो होगा CH। जो जितने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए पहले उस कार्बन को लिख देंगे CH, उसके बाद में सेप्टेट मतलब 6 7 7 - 1 6 आ जाएंगे, तो हो गया ये CH3 ट्वाइस। तो यहाँ पे आप देखो 6 प्रोटॉन ये हुए और ये प्रोटॉन हुआ 7, तो ये 7 प्रोटॉन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो जिस तरीके से अभी आपने ग्रुप जो है उसको आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब यहाँ पे निकालेंगे कार्बन स्केलेटन, मतलब कार्बन किस तरीके से अरेंज होंगे ताकि आपको जो है एनएमआर के अंदर सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे पास 2 CH3 ग्रुप है और एक कार्बन का है CH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्रोटॉन्स 1 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन इसको स्प्लिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा डबलेट, और ये प्रोटॉन दोनों 6 को 6 प्रोटॉन है उसको सिग्नल को स्प्लिट करेगा तो आपको मिलेगा सेप्टेट सिग्नल। अब यहाँ पे बचा क्या है, एक वैलेंसी बची और किसकी बची है, Br ग्रुप की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा Br ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझने की जरूरी है कि आप बोलोगे सर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि CH2 CH3,
तो ये भी 7 हो गए और यहाँ पे हम Br ना लिखें तो लिख सकते हो, बट क्या आपको ये 6 ये 3 प्रोटॉन से किसका स्प्लिटिंग होगा 2 का, तो क्या मिलेंगे ट्रिपलेट, तो ये दोनों CH2 अलग अलग हो गए, तो आपके पास 6 प्रोटॉन वाला तो पॉसिबिलिटी आ ही नहीं रही है। सेकंड थिंग, डेल्टा वैल्यू को देखो आप, दिस इज 4.32, खास डेल्टा वैल्यू की जरूरत है यहाँ पे 4.32 एंड 3.25। एक प्रोटॉन जो है ये जो कार्बन है CH वाला कार्बन, ये कार्बन के ऊपर आपका फंक्शनल ग्रुप सीधा सब्स्टिट्यूट हुआ है। हमने आपको फैक्टर समझाया है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो क्या होगा कि वो डाउन फील्ड में जाएगा, तो डाउन फील्ड में तो ये अपना सही स्ट्रक्चर होगा, तो आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3 CH CH3 Br 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जिसके अंदर ये सिंपल कार्बन चेन थी। अब हम समझेंगे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। तो यहाँ पे सिंगल है ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट। ट्रिपलेट के सामने जो डेल्टा वैल्यू दैट इज 1.20, कितने प्रोटॉन्स है 3 प्रोटॉन्स, तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे CH3। ये आप थोड़ी प्रैक्टिस ये रखना कि जो आपको जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हैं उस कार्बन को हम पहले लिखेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। फिर सेकंड जो है क्वार्टेट, तो उसका आएगा CH2, कितने प्रोटॉन है क्वार्टेट में 2 प्रोटॉन, और सिंगलेट लिखा है यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। बट डेल्टा वैल्यू को देखो अभी, डेल्टा वैल्यू है 7.1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सी है C8H10। जब भी आपको डेल्टा वैल्यू 6.5 6.8 से ऑनवर्ड्स जाती है तो याद रखना कि वहाँ पे आपकी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो सकती है, मतलब बेंजीन रिंग वहाँ पे प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर 6 या उससे ज़्यादा कार्बन दिखते हैं तो अगर डेल्टा वैल्यू 6.8 से ज़्यादा होती है 6.8 to 8 के बीच में और आपको 5 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन दिखे तो समझ लेना अगर 5 प्रोटॉन्स है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन है और 4 प्रोटॉन्स है तो डाई सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे C6H5, क्योंकि बेंजीन रिंग रहेगा तो वो खुद अपने एक सिंगलेट सिग्नल देता है। साथ ही साथ अगर बेंजीन रिंग रहेगा तो दूसरी सिग्नल भी आ सकती है, मतलब लिखी जा सकती है, दैट इज मल्टीप्लेट और या तो कॉम्प्लेक्स। तीनों में सेम ही रहती है चीज, कॉम्प्लेक्स लिखो या मल्टीप्लेट लिखो या सिंगलेट लिखो। अगर आपकी डेल्टा वैल्यू 7.12 है, कार्बन के नंबर्स आपको 8 6 और 6 से ज्यादा है, हाइड्रोजन आपको प्रोटॉन दिख रहे हैं 5 4 कह रहा हूं, तो समझ लेना कि यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकती है। अब सेकंड थिंग, यहाँ पे आपने लिख दिए सब जो प्रोटॉन्स आपको दिए उसको अकॉर्डिंग एक कार्बन लिखा, अब हम सिग्नल को सेट करेंगे। ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट मतलब 3 होंगे सिग्नल्स, तो मेरे पास प्रोटॉन कितने होंगे 3 - 1 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3 CH2। ये हुआ मेरा एक और पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप। क्वार्टेट मिल रहा है, 2 प्रोटॉन है तो 4 होगा, क्वार्टेट का मतलब ये रहेगा, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 - 1 CH3 हो गया। अब सिंगलेट है तो सिंगलेट कब मिलती है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसकी वजह से सिंगलेट मिल सकती है। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई प्रोटॉन रहता है प्रेजेंट तो वहां पे भी आपको सिंगलेट मिलेगी। और जैसे बेंजीन रिंग रहती है लेकिन सिंगलेट लिखा है तो जो कार्बन होगा उसके पास कोई प्रोटॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा C, कार्बन लिखूंगा, सिंगलेट एक सिग्नल 1 - 1 0, मतलब कोई प्रोटॉन उसके पास नहीं है। तो अब मेरे कार्बन स्केलेटन के अंदर मुझे कौन कौन से ग्रुप्स मिले, तो मुझे ये ग्रुप मिला CH3 CH2 और मुझे एक ग्रुप मिला C6H5C। तो अब इसको हम कंसीडर करें 1 2 3 एंड 6 9। आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने हैं, यहाँ पे 8 कार्बन है तो यहाँ पे 9 कार्बन हो रहे हैं। यहाँ से इन दोनों का एनएमआर डेटा दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग में जो एक कार्बन है उसी के ऊपर से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होके उसी कार्बन के ऊपर से आपको एक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हमें जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा रहेगा, ये हुआ आपका बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हम सीधा लिख देंगे ये CH2 CH3। तो ये हो गए आपके 5 प्रोटॉन्स, ये आपके 5 प्रोटॉन्स है और ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है वहां पे, तो इसीलिए अगर हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं सिग्नल्स को,
तो 2 से आपको ये 3 स्प्लिट होगा तो क्वार्टेट, 3 से ये 2 स्प्लिट होगा तो ट्रिपलेट। और इन 5 प्रोटॉन के इसके साथ होता है, या तो बेंजीन रिंग का खुद का रहेगा, वो रहेगा सिंगलेट। सो अभी हमने डेल्टा वैल्यू के बेस्ड एग्जांपल समझाए, अब टाउ वैल्यू के बेस्ड हम एग्जांपल समझाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया है। सो बेस्ड ऑन टाउ वैल्यू डेटा फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पे C7H8 है। यहाँ पे फर्क क्या होगा, सिग्नल आपको दिए है सिंगलेट, टाउ वैल्यू यहाँ पे दी है, ये देखो आप, द टाउ वैल्यू इज गिवन टू यू और वो है 2.83 7.68। अब डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी 10 माइनस टाउ दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा। ये रिलेशन हमने पढ़ लिया है। तो अभी मुझे टाउ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद उसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। सो मुझे मिलेगा यहाँ पे कुछ 7.17। तो मुझे ये फर्स्ट सिग्नल जो है सिंगलेट उसकी डेल्टा वैल्यू मिली 7.17। प्रोटॉन्स है यहाँ पे कितने 5, तो हो गया ये मेरा 7.17 मॉलिक्यूलर फार्मूला C7 अबोव हायर देन द 6 कार्बन। डेल्टा वैल्यू मुझे 7 के अराउंड मिली है, 5 प्रोटॉन्स है, पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे अपने C6H5 की एरोमेटिक बेंजीन रिंग की। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते टाउ वैल्यू दी हुई है 7.68। अब मैं उसकी डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा 2.32। तो ये हो गया मेरे 2.32 और कितने यहाँ पे कार्बन प्रोटॉन्स है 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3। अब सिग्नल दोनों के अंदर आपको सिंगलेट मिल रहा है तो यहाँ पे भी मैं C लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं C लिखूंगा। अब हमारे पास कितने टोटल कार्बन है 7, तो ये हुआ C6H5 के 6 कार्बन, प्रोटॉन्स कितने हुए 8 और ये कार्बन यहाँ पे रहा। तो अब दूसरी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि C7H8 उसको मैं माइनस करूं C6H5 तो बचता क्या है CH3 से। ये एक और तरीका है। तो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरीके लिखूंगा कि मुझे जो है यहाँ पे मुझे क्या प्रेजेंट मिल रहा है, बेंजीन का एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है और मुझे एक मिल रहा है मिथाइल ग्रुप। तो अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपके यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑफ टॉलुइन CH बेंजीन के ऊपर CH3। तो देख लो 3 प्रोटॉन्स, ये हुए 3 प्रोटॉन्स और यहाँ पे ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा वहां पे कोई प्रोटॉन नहीं है तो हो गए सिंगलेट, और ये 5 प्रोटॉन्स का खुद एक कार्बन के साथ सिंगलेट हो। तो ये एक एग्जांपल था बेस्ड ऑन टाउ। अब सेकंड एग्जांपल थोड़ा टफ वाला ले लेते हैं, C7H7O2N। C7H7O2N। अब यहाँ पे आपको सिग्नल्स दिए हुए हैं डबलेट सिंगलेट। तो यहाँ पे देखो पहले डबलेट 2.02 टाउ वैल्यू सेम फार्मूला 10 माइनस टाउ, डेल्टा वैल्यू इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे। सो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो होगी 7.98, सेकंड वैल्यू आएगी दैट इज ऑफ 7.25 एंड द थर्ड वन 7.60, 10 में से माइनस करेंगे हमें तो मिलेगी 2.40। अब प्रोटॉन देखो यहाँ पे 2, 2 and 3। सो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7O2 है। यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा वैल्यू आपको 2 मिल रही है 7.98 and 7.25। तो आपने अभी तक कैसा समझा होगा, या तो 5 प्रोटॉन जाते थे सीधे तो आप लिख देते C6H5, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 प्रोटॉन से डबलेट, तो यहाँ पे आप ऑब्वियस है ये चीज लिखोगे CH2CH डबलेट है तो मतलब 2 प्रोटॉन्स है। अगर यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन्स है तो मैं लिखूंगा CH2, अगर मुझे डबलेट मिल रहा है तो मैं लिखूंगा CH, और यहाँ पे मैं देखूं 3 प्रोटॉन्स है सिंगलेट मिल रहा है तो उसका मतलब ये होगा मुझे एक मिलेगा CH3C। अगर इस अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूं तो क्या मेरे 7 कार्बन्स हो रहे हैं, काउंट करें 1 2, ये दोनों सेम हो गए 3 4 5 6, 7 है कार्बन, हाइड्रोजन भी 7 होने चाहिए। सो 2 1 and 3 और ये 3 हुए 6, ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सिर्फ डेल्टा वैल्यू में माइनर सा फर्क है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फर्क है, कहीं दिख नहीं रहे। तो जब ऐसा सीन हो कि जहां पे आपको 2 डेल्टा वैल्यू क्लोज मिले, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अपनी 7 C7 है,
तो ये जो है 7.98, 7.25, टोटल करो प्रोटॉन का 4। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पे डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। अब डाई सब्स्टिट्यूशन मतलब ये आपकी बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी 3 पॉसिबिलिटी आएगी डाई सब्स्टिट्यूशन में, मैं आपको समझा देता हूँ। एक होगा 1-2 सब्स्टिट्यूशन, एक होगा 1-3 जिसको हम ऑल्कोहल बेटा बोलते हैं, एंड एक होगा 1-4। अब दो प्रोटॉन है, इक्वली डिवाइड होने चाहिए, एनवायरनमेंट उसका सेम रहना चाहिए उस अकॉर्डिंगली। सपोज मैं लिखता हूं फंक्शन ग्रुप ए एंड बी, इस तरीके से मैं यहां पे मेंशन करता हूं। तो क्या ये ए के जो 2 प्रोटॉन रहेंगे तो 1 2 3 4 4 प्रोटॉन आएंगे, और ये बी, तो क्या इनका एनवायरनमेंट सेम आएगा, इक्वली दोनों साइड फंक्शन ग्रुप सेट होंगे। तो ये जो प्रोटॉन है उसके एक साइड हाइड्रोजन ए है, और ये जो इसके एक साइड क्या है, प्रोटॉन ही है। तो चलो ये एक टाइप के हो गए, टाइप नंबर 1। बी के साइड जो प्रोटॉन है तो वहां पे भी टाइप नंबर 2, बट ये जो हुआ ये 2 प्रोटॉन वो दोनों सेम टाइप में, तो ये कितने हुए, 3 टाइप के। क्या आप चीज समझ सकते हो कि 1 2 और 3 मतलब 3 अलग-अलग टाइप्स के प्रोटॉन हो सकते हैं। सेम वे में मेटा में देखो तो मुझे ये वाला जो प्रोटॉन मिलेगा वो मुझे दोनों का एनवायरनमेंट सेम इसलिए मिलेगा सेम वे में। अगर ये प्रोटॉन है तो उसका अलग आएगा, बट ये प्रोटॉन उसके दोनों साइड सेम रहेगा, यहाँ पे भी अलग आएगा। तो अगेन आपको वहां पे बी सी डी और अलग-अलग 4 टाइप के मिलेंगे, तो मेरे 4 प्रोटॉन अलग-अलग। बट यहाँ पे देखा अगर पहला, तो ये जो 2 प्रोटॉन हुए उनका एनवायरनमेंट कौन हुआ, ये ए फंक्शन, और ये जो 2 प्रोटॉन हुए बी वाले उनका एनवायरनमेंट कौन हुआ, ये बी फंक्शन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाफली इक्वली डिवाइडेड हुआ, दोनों साइड के प्रोटॉन्स जो है इक्वली डिवाइड हुए। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और दोनों के लिए हम कंबाइन लिखेंगे C6H4 और उसके साथ को ये फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से हम कंबाइन वे में लिख सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे C7H7O2N, अब उसमें से मैं माइनस करता हूँ C6H4, क्योंकि मुझे एक C6H4 की पॉसिबिलिटी मिली, तो मेरे पास बचता क्या है CH3O2N। तो मेरे अभी 3 प्रोटॉन भी है, उससे भी मुझे मिल रहा है सिंगलेट, तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ CH3 को, तो बचा क्या O2N। O2N का मतलब इसको कैसे लिखेंगे, NO2। This can be written as, this is written, actually it is written as NO2। तो मुझे स्केलेटन में क्या मिला, बेंजीन रिंग मिली जिसका अंदर डाई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और मुझे एक CH3 ग्रुप मिली है। कार्बन स्केलेटन की बात करें, हम NO2 ग्रुप नहीं एंटर करिए क्योंकि डेल्टा वैल्यू के ऊपर से आपको NO2 नहीं मिला है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो तो आपको पता चले दिस विल बी योर पैरा नाइट्रोटोलुईन। अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूँ कि डेल्टा वैल्यू में ये फर्क कहाँ से आया, ये 7.25 7.98। तो जो NO2 वाली वैल्यू है उसके साथ जो प्रोटॉन्स है वो डाउन फिर में ज्यादा जाएंगे, तो इसीलिए जो नियर अबाउट 8 पहुंच गए हैं। और ये जो मिथाइल ग्रुप है और वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 3 प्रोटॉन वाले जो ये जो सिग्नल 7.25 बेंजीन रिंग का वो एक्चुअल अपने उसी अराउंड वैल्यू के अराउंड है। तो ये चीज थी आपकी टाउ वैल्यू के ऊपर से कैलकुलेशन। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे थर्ड टाइप। सो अभी आपने डेल्टा वैल्यू एंड टाउ वैल्यू के ऊपर से एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब जो है स्क्वायर वैल्यू के ऊपर से एग्जांपल आएंगे। अब ये थोड़ा स्क्वायर वैल्यू वाले एग्जांपल्स जो होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे। जैसे यहाँ पे एक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे डेटा लिखा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दी है आपको C6H14O। अब इसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्नल्स दिए आपको सिंगलेट, डबलेट, सिंगलेट एंड क्वार्टेट। डेल्टा वैल्यूज दी है 0.8, 1.1, 1.18, 3.4। सो यहाँ को डायरेक्ट डेल्टा वैल्यू दे है। अब यहाँ पे ये चीज समझिए, स्क्वायर वैल्यूज, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ से आप लिखोगे पॉसिबल ग्रुप, तो बेस्ड ऑन दिस स्क्वायर वैल्यू के ऊपर से ही आपको पहले प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखो पहले स्क्वायर वैल्यूज को 12, 4, 1.3 एंड 1.4। अब इसमें से सबसे लीस्ट मतलब छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.3। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे और कहेंगे कि डिवाइड मिनिमम लीस्ट स्क्वायर वैल्यू मतलब छोटी स्क्वायर वैल्यू को सबसे डिवाइड करें, डिवाइड टू ईच बाय लीस्ट स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12.0 बाय 1.3,
4.0 by 1.3, 1.3 divided by 1.3 and 1.4 divided by 1.3। ये आप डिवीजन करते हो तो उसके ऊपर से यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर मिलेगा नियर अबाउट 9.27। 4.0 divided by 1.3 equals to 3.09 समथिंग, और मतलब 3 के साथ रहेगा 3.09 3.07। दिस विल बी 1 एंड ये 1.4 divided by 1.3 ये होगा 1.07। ये थोड़ी मैंने वैल्यूज पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई थी। क्या आप देखो ये जो आपकी वैल्यूज आई 9.27 3.09 1.07। सो ये जो इक्विवेलेंट हम वैल्यू लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू नियर अबाउट 9, दिस विल बी रिटन एज 3, ये तो 1 ही है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 1 एंड इट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इट इज लाइक 1। अब ये प्रोटॉन को आप कैलकुलेट करो, ये मुझे नंबर मिले, these are the number of proton, ये आपको वैल्यू मिली, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 3 1 1। अब इसका आप सम करो, सो 9 and 3 12, 12 and 2 14, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर आपको 14 प्रोटॉन मिल गए। अगर ये आप इस तरीके से क्रॉस चेक करना जरूरी है, अगर आपके यहाँ पे 28 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे 14 प्रोटॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे मेरा एक स्ट्रक्चर है A, तो उसके एक साइड पे 14 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे, दूसरी साइड पे भी 14 प्रोटॉन इक्विवेलेंट आएंगे, मतलब 14 प्रोटॉन इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो A B C जैसे रहेंगे उसमें 14 कवर हुए और दूसरे साइड पे A B C रहेंगे, तो यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल रहा है 14। अब मैं उसके ऊपर से यहाँ पे लिखता हूँ पॉसिबल ग्रुप, अपना जो नेक्स्ट रहेगा पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स, सिग्नल कौन सा है, देखो कितना बड़ा हो रहा है डेटा, 9 प्रोटॉन से सिंगलेट, डेल्टा वैल्यू 0.8। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि आप बेंजीन सब्स्टिट्यूट करें या नहीं, आप देखो डेल्टा वैल्यू में कहीं पे 3 से ज्यादा है, 6 तो है नहीं, तो ये 6 जो है वो आपकी सिंपल कार्बन चेन रहेगी, यहाँ पे आपका कोई बेंजीन रिंग नहीं आएगा, सभी डेल्टा वैल्यूज 3 के अंदर तो आ रही है। तो ये 9 प्रोटॉन सिंगलेट, इसका मतलब ये हुआ कि CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस 9 प्रोटॉन C, ये हो गए 9 प्रोटॉन्स। दूसरी भी पॉसिबिलिटीज रहती है CH3 CH2 CH3 CH2, बट वहां पे आपके 9 प्रोटॉन्स सेट नहीं होते, टर्शियर ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट 3 प्रोटॉन्स डबलेट, 3 प्रोटॉन से डबलेट, इसका मतलब यहां पे रहेगा CH3 CH। नेक्स्ट देखिए अगर हम 1 प्रोटॉन सिंगलेट, 1 प्रोटॉन सिंगलेट, इसका मतलब ये क्या होगा CHC। एंड द लास्ट वन 1 प्रोटॉन क्वार्टेट, तो ये होगा आपका CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 2 वैल्यू साथ में मिल रही है, CH3 CH, 3 प्रोटॉन से डबलेट और 1 प्रोटॉन से क्वार्टेट, मतलब आपका ये दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं कार्बन स्केलेटन, तो कार्बन जो स्केलेटन रहा उसके अंदर हम लिख पाएंगे कि मुझे एक मिल रहा है CH3 थ्राइस C, दूसरा मिल रहा है CH3 CH। गलती से भी ये चीज मत सोचना कि ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप है वो और ये मिथाइल ग्रुप एक होंगे, नहीं, अगर एक होंगे यहाँ पे तो ये मेरा CH नहीं रहेगा, CH3 थ्राइस C, CH3 CH और लास्ट में एक आएगा नया CHC। तो ये आपके इतने हो गए। अब कार्बन को गिनते हैं हम, 3 कार्बन, यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन हो गए, ये 1 3 and 2 5 and 6 और 5 and 1 6 और ये हुआ है आपका 7। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन, एक कार्बन ज्यादा आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अभी इसको हमें सेट करना है। तो सबसे पहले मैं सेट करता हूँ 3 मिथाइल ग्रुप से एक सिंगलेट को, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा C CH3 CH3 CH3। हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन को पहले अरेंज करेंगे, बाद में अपना जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसे आएगा वो किसी तरीके से, दूसरी तरीके से मैं काउंट कराऊंगा अभी,
पर इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से सेट करते हैं। ये हो गए 9 प्रोटॉन सिंगलेट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और है C, ये CH वाला है, तो समझ लो एक CH लिखा है हमने, एक कार्बन और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। 6 कार्बन है आपके लिए, यहाँ 7 कहाँ से आएंगे, तो एक कार्बन शॉर्ट होगा, तो ये कर दिया हमने एक कार्बन शॉर्ट, तो ये हुआ C। मुझे जी NMR डेटा को सेट करना है, सेटिस्फाई भी करना है। क्या लिखा है, CH3 CH, तो ये एक CH भी हो गया, अब यही बचा कार्बन H। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कार्बन। प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं, 9 प्रोटॉन्स प्लस 3 12, ये हुआ 13। तो अभी फंक्शनल ग्रुप एक प्रोटॉन बचा, ऑक्सीजन बचा, तो अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो सकता है, यहाँ पे समझते हैं। ये मेरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। तो जब भी ऑक्सीजन आता है तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अंदर वैरायटीज रहती है। C डबल बॉन्ड हो रहता है, C सिंगल बॉन्ड हो रहता है, मतलब इथर ग्रुप भी हो सकता है प्रेजेंट, OH ग्रुप भी हो सकता है प्रेजेंट। ये सिंगल ऑक्सीजन की बात है। 2 ऑक्सीजन होंगे, आपके C डबल एस्टर हो सकता है, एसिड भी ग्रुप हो सकता है, तो ये वो C6H14 हो, एल्डिहाइड इसमें भी हो सकता है। हम पहले माइनस करते हैं C3H9 जो CH3 ट्राइस था, वो माइनस किया, उसके बाद मुझे बचा C3H5O। उसके बाद एक और मिथाइल ग्रुप को माइनस कर देते हैं CH3, बचता क्या है अभी मेरे पास C2H2O और एक CH ग्रुप है, ये रहा आपका CH ग्रुप। तो CH ग्रुप को मैं माइनस यहां से करता हूं CH, तब मुझे यहां पे बचता क्या है CHO। अगर मेरा एल्डिहाइड ग्रुप रहता तो क्या वो बीच में रहता, कभी सेंटर में रहता, नहीं रहता। एल्डिहाइड ग्रुप होता तो क्या मेरा सेंटर में रहता, नहीं रह सकता। तो यहाँ पे हमने ये काम, और एक और गलती, एक और सॉरी, कि ये 3 मिथाइल ग्रुप है, वो किसके साथ जुड़े हैं, एक सिंगल कार्बन के साथ, तो यहाँ पे हम उसको भी माइनस कर देते हैं। बचा क्या, HO, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप कहाँ पे सेट होगा, इधर सेट हो जाएगा। तो ये जो रहा आपका OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, ये आपका पूरा अभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका वापस से NMR चेक करो कि मुझे 9 प्रोटॉन से सिंगलेट, 3 प्रोटॉन से, देखो अब यहाँ पे कार्बन एक ही है CH वाला, जिसका 3 प्रोटॉन से डबलेट मिल रहा है, 1 प्रोटॉन से क्वार्टेट मिल रहा है। तो बोलोगे सर ये वाला जो आया सिंगलेट 1.8 एक प्रोटॉन से मुझे लिखा क्या है सिंगलेट, तो जो CH है, तो ये CH ग्रुप जो है, ये जो CH ग्रुप है किसके साथ सिंगलेट देगा, OH के साथ, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो उस वजह से आपको वहां पे दूसरा उसका सिंगलेट वैल्यू भी मिलती है। तो ये आपको मैंने समझाया, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्क्वायर वैल्यू के ऊपर से, समझ गए। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझाया, तीनों अलग अलग तरीके के एग्जांपल, डेल्टा वैल्यू के ऊपर से होंगे, टाउ वैल्यू के ऊपर से होंगे और स्क्वायर वैल्यू के ऊपर से। इसी स्क्वायर वैल्यू के अंदर अगर मुझे इसको और टफ बनाना है तो यहाँ पे मैं डेल्टा वैल्यू की जगह सभी जगह पे टाउ वैल्यू दे देता हूँ। सो सी आपके पास टाउ वैल्यूज होगी, स्क्वायर वैल्यूज होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाउ वैल्यू के ऊपर से डेल्टा वैल्यू को कैलकुलेट करो, फिर स्क्वायर वैल्यू के ऊपर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करो। तो इस तरीके से एग्जांपल और लंबा होता जाएगा। तो ये था आपका पूरा NMR के अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। थैंक यू एवरीवन।